मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में लिपि, भाषा और स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। तो आज की कक्षा में हम उन्हीं सब चीज़ों को दोबारा हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं और हमारा आज की व्यंजन की पढ़ाई को भी हम कर लेते हैं। तो चलो बच्चों, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ाई किया था। तो हमने पढ़ाई किया था भाषा, लिपि और स्वरों के बारे में। तो मन की बात को प्रकट करने का साधन भाषा है। तो भाषा किसे कहते हैं? मन की बात को प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा में दो प्रकार है, वो है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आगे हम पढ़ते हैं लिपि के बारे में। मुख से निकलने वाली आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। मुख से निकलने वाली आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जो मौखिक भाषा, जो मुंह से बोलने वाली भाषा को लिखने का जो ढंग है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो आगे हम देखते हैं बच्चों स्वरों के बारे में। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्रता से उच्चारण करने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्रता से उच्चारण करने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। वो है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, ये सब स्वर है। तो आप सोच सकते हैं अम और अह को हम क्या कहते हैं? अम को हम कहते हैं अनुस्वार, अह को हम कहते हैं विसर्ग। तो आगे हम पढ़ते हैं। हमने इन स्वरों को हमें और 3 भाग में उसको बांट लिए थे। तो वो क्या क्या है? वो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर है। आ, ई, उ, ए, ओ वो दीर्घ स्वर है। तो प्लुत स्वर में कौन सा आएगा? प्लुत स्वर में वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत शब्द में आता है, वो है ओम। जैसे कि लिखते वक्त ओ, उ और म का संयोग से ओम बनता है। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ण स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है, और नीचे आप देख सकते हैं वहाँ पे संयुक्त व्यंजन भी है। तो बच्चों आज की पढ़ाई हम शुरू करते हैं। हमें आज पढ़ना है व्यंजन के बारे में, और इसके साथ में आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, ये आपका टेक्स्ट बुक का एक पेज है। यहाँ पर नीचे दिए हैं, देखिए शिरोरेखा को अंत में लगाना, मतलब जो व्यंजन आप जो वर्ण लिखते हो, लिखने के बाद में ऊपर की तरफ जो रेखा खींचनी होती है उसको अंत में लगाना होता है। कुछ बच्चे लिखते वक्त पहले वो ऊपर की रेखाएं खींचते हैं, उसके बाद में वर्ण को लिखते हैं। वो लिखने का गलत तरीका है। सही तरीका कौन सा है? पहले हमें वर्ण को लिखना है। जो कौन सा भी एक अक्षर होगा, या स्वर लिख सकते हैं या व्यंजन भी हो सकता है। तो पहले आपको क्या करना है? उस वर्ण को लिखना है। उस वर्ण को लिखने के उपरांत आपको ऊपर की तरफ वो रेखाएं खींचनी होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा मतलब सिर ऐसे, जैसे कि बोल सकते हैं ऊपर की तरफ आप पहले जो रेखा खींचने होते हैं उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। तो वर्ण लिखने के बाद में हमें रेखा खींचनी होती है। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। आज की हमारी व्यंजन के बारे में हम पढ़ते हैं। वो है जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब स्वरों की सहायता से, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन को उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पे जस्ट 1-2 एग्जाम्पल्स दिए हूँ, उदाहरण दिए हूँ, उसको आप देख लीजिए। जैसे कि क के नीचे आपको हलंत नज़र आ रहा है, एक छोटा सा एक रेखा नज़र आ रहा है ना, वो उसको हम कहते हैं हलंत। इसका मतलब वो अल्प व्यंजन है, वो पूर्ण तरीके से एक व्यंजन नहीं है, वो अल्प व्यंजन कहते हैं।
उसको हमने क्या किया है, उसको हमने किसके साथ जोड़ दिया है, उसको हमने स्वर के साथ जोड़ दिया है। तो ख जमा अ, तो क्या बन गया, वो ख बन गया है। हम उसको ख इतना ही कहना है, संपूर्ण तरह से ख नहीं कह सकते, ख कहना है। तो नीचे आप देख सकते ख प्लस अ, ख, मतलब ख जमा अ बराबर क्या बन जाता है, वो ख बन जाता है। तो यहाँ पर व्यंजन बनने के लिए हमने क्या किया, स्वर की सहायता हमने ली है। तो इसी तरह संपूर्ण व्यंजन, जितने सारे व्यंजन वर्ण हैं, उन सब वर्णों में स्वर मिला हुआ होता है। तो इसीलिए व्यंजन किसे कहते हैं, जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। वो है व्यंजन में जो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको अलग तरीके से हम पढ़ सकते हैं। वो है उसमें अल्प प्राण और महाप्राण करके हम कहते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं जो पीली रंग में जो लिखी हूँ वो सब अल्प प्राण है, और नीला रंग में जो मैंने लिखी हूँ वो सब महाप्राण है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गौर से देखिए। जैसे कि अल्प प्राण का मतलब क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है, मतलब हम जो ब्रीथ जो लेते हैं उसे हम कम लेते हैं, कम इस्तेमाल करके हम उस अक्षरों की व उच्चारण करते हैं, उसे हम कहते हैं अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण की मतलब क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है उसे हम कहते हैं महाप्राण। मतलब जब उच्चारण करते वक्त अल्प प्राण हो तो आपको कम सांस की उपयोग करनी पड़ती है, उच्चारण करते वक्त ज़्यादा सांस लग गई तो वहाँ महाप्राण हो जाता है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए आप, यहाँ पे व्यत्यास देख लीजिए। जैसे कि क बोलते वक्त ज़्यादा उच्चारण या ज़्यादा सांस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहीं पर मैं बोलूँगी ख, तो मुझे ज़्यादा उच्चारण के हिसाब से या ज़्यादा सांस के साथ में मुझे उस वर्ण को बोलनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे व्यत्यास देख सकते हैं। जैसे कि छ जो बोलते वक्त वहाँ पे उच्चारण में अंतर आपको नजर आ जाता है। तो अभी आपको पता चल गया अल्प प्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो अल्प प्राण जो व्यंजन वर्ण में पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण आते हैं वो सब अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण है। जैसे कि आप देख सकते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनमें से आप देख सकते हैं अल्प प्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा है। उसी के साथ में य, र, ल, व ये अल्प प्राण है, श, श, स, ह यह महाप्राण है। तो बच्चों आगे हम इन्हीं के बारे में और थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यंजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5-5 अक्षरों का जोड़ी है। जैसे कि क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण, प वर्ण, ये सब 5-5 का है, मतलब 25 टोटल 25 वर्ण है। इसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, हम कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं 2 वर्ण और है, ढ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उच्चिप्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं य, र, ल, व, इन 4 वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके आगे है श, श, स, ह, इसे हम क्या कहते हैं, इन 4 वर्णों को हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन हम कहते हैं। जैसे कि आप व्यंजन लिखते वक्त पूरा साथ में हम लिखते हैं, पर उसमें आने वाले प्रभेद के बारे में भी हमको थोड़ा बहुत जानकारी रखनी होती है, इसीलिए मैं ये सब आपको बता रही हूँ। तो आपको देखना पड़ेगा स्पर्श व्यंजन कितना है। स्पर्श व्यंजन केवल 25 स्पर्श व्यंजन है, 25 स्पर्श व्यंजन है। तो कौन सा है वो मैं एक बार पढ़ रही हूँ, आप सुन लीजिए। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ट, ड, ड, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब,
भ, म, ये सब स्पर्श व्यंजन है। ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो अभी आपको पता चल गया है स्पर्श व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। जैसे कि य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का मतलब श, श, स, ह, ये सब ऊष्म व्यंजन है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं इन्हीं व्यंजनों का और 4 वर्ण है, वो कौन सा है? वो है, हम कहते हैं कि संयुक्त व्यंजन, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब क्या है? दो व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब है वहां पर दोनों भी व्यंजन रहते हैं। जैसे कि हम पहले बोलते थे कि जो व्यंजन बनाते वक्त कैसे करते हैं, जैसे कि क के साथ में हमने स्वर अ स्वर को मिलाने के बाद में हमको संपूर्ण एक व्यंजन क मिला हुआ था। पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण में, यहाँ पर उदाहरण में क्या है? ख, क के साथ में क्या मिला हुआ है? श मिला है। तो हमको क्या मिल गया? क्ष। क्या मिला? क्ष मिला है। तो ये क्या बन गया है? ख जमा श बराबर क्या बन जाता है? क्ष बन जाता है। तो ये क्ष से शुरू होने वाले एक अक्षर है अक्षर, एक शब्द है। शब्द क्या उपयोग करेंगे हम? अक्षर शब्द के लिए ये क्ष का उपयोग हम करते हैं। आगे है त्र, त हलन जमा र बराबर क्या बन जाता है? वो त्र बन जाता है। क्या बन जाता है? त्र। त्र से एक उदाहरण है, जैसे कि हम लिखते हैं नक्षत्र, नक्षत्र, तब हम नक्षत्र करके नहीं लिख सकते, हमको लिखना है नक्षत्र करके लिखना है। तो हम त्र का उपयोग यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर ज हलंत जमा ज्ञ, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? ज्ञान। ज्ञान लिखते वक्त हम ज नहीं लिख सकते, ज्ञ का उच्चारण चाहिए, तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे है श्र, श हलंत जमा र बराबर क्या बन गया? श्र बन गया है। तो हमें लिखना है श्रवण या श्रेष्ठ। वो शब्द जब लिखते वक्त हमें श्र का उपयोग होता है, हम वहाँ पर स का उपयोग नहीं कर सकते या श का उपयोग नहीं कर सकते, तो हमें श्र का उपयोग करना पड़ता है। तो श और र मिलकर श्र शब्द बनता है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। दो व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ यहीं पर हमारे ये दूसरी पार्ट भी समाप्त होती है। जो पहले पार्ट था स्वरों के बारे में, उसके बारे में दूसरा भाग में मैंने आपको व्यंजन के बारे में पढ़ाई हूँ। तो उसके साथ में हमने लिपि के बारे में, विविध भाषाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किए। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से एक दोबारा इस वीडियो को देख के आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की यहाँ की व्यंजन की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आशा करती हूँ आप अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए। धन्यवाद।